Hello everyone, this is SK चौधरी and once again very welcome to Unacademy BPSC। साथियों, करंट अफेयर्स के डेली सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अगले कुछ ही मिनट में हम सब टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड उसमें लास्ट में हम लोग देखेंगे बिहार के महत्वपूर्ण सवालों को जो अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और ये सेशन प्रीमियर करना पड़ रहा है हमें, चूंकि मैं लाइव नहीं जा सकता, एक्चुअली मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और इसलिए मैं आपके साथ प्रीमियर में हूँ। आज के सेशन की शुरुआत साथियों हर दिन की तरह थॉट ऑफ द डे के साथ करेंगे। अगर आपके दिल दिमाग में शांति है तो दुनिया में कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकता है। जी हाँ, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और पीसफुल माइंड रखना है। अगर आपके पास पीसफुल माइंड है तो आप समझे अपने आप में एक बड़ी ऊर्जा है, बड़ी ताकत है और इसे हमेशा बरकरार रखिए, तभी जाकर के आप विजयी हो सकते हैं, जीत सकते हैं। ओके, एंड आज हम लोग क्विक रिवीजन को यहाँ पे अवॉइड करेंगे क्योंकि क्विक रिवीजन कराना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी बच्चे आज के नए सवालों को देखेंगे। पहला सवाल आपके सामने है कि आईएनएस चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड मुख्य अतिथि कौन थे उसमें। साथियों, ये पहला सवाल है आज के सेशन का, जल्दी से इसे पढ़ेंगे, बनाने का प्रयास करिएगा। आज का सेशन आपको इसी प्रकार से मिलेगा, पीडीएफ में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। एंड ऑब्वियसली राइट आंसर इज एडमिरल आर हरि कुमार। साथियों, एडमिरल आर हरि कुमार कौन है, तो आपने इनके बारे में जानकारी रखना है कि भारतीय नौसेना के प्रमुख हेड हैं और वो इसके मुख्य अतिथि थे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एडमिरल साहब को, हरि कुमार को। और ओडिशा में साथियों 28 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल अग्निवीरों का जो पहला बैच था उसकी पासिंग आउट परेड हुआ है। इस बैच में साथियों 273 महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने आईएनएस चिल्का में 16 सप्ताह का कठोर परीक्षण को पूरा कर लिया है। परेड में बड़ी संख्या में रक्षा कर्मियों, विशेष आमंत्रित और अग्निवीरों के माता पिता और अभिभावकों को भी बुलाया गया था। साथियों, ये अग्निवीर के बारे में आपने पढ़ा होगा जो 4 साल की सेवा दी जाती है, 4 वर्षों के लिए जो नियुक्तियां होती हैं। और चिल्का कहाँ पड़ता है भाई, ऑब्वियसली ओडिशा के अंदर। और इंडियन नेवल शिप जो है आईएनएस चिल्का, उनको से अग्निवीरों को ये पहला बैच था जिनको प्रशिक्षण को यहाँ पे पूरा किया गया है। और चिल्का लेक के बारे में आपने पढ़ा होगा, यह एक लेगून है, लेगून नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा लेगून है, बैक वाटर लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ते हो यहाँ से आप उसे देख सकते हो। अगली जानकारी है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए साथियों कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी है। अभी इसकी सूचना जारी कर दी गई है और वहां पे मतदान केंद्रों की संख्या अगर बात करें साथियों तो वहां 58,282 है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और जब हम लोग बात करते हैं कि कर्नाटक जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव किसने किया है, तो आप सभी बच्चे ख्याल रखेंगे कि भारत में राज्य में जो चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का, इन सभी चुनाव को कंडक्ट करने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। राजीव कुमार अभी इसके अध्यक्ष हैं, हेड है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के लिए साथियों मतदान 10 मई 2023 को होगा और मतगणना 13 मई को होगा। चुनाव के लिए राजपत्रित अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी हो जाएगा और अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2023 रखा गया है। और पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी साथियों 2018 के चुनाव में 104 सीटों पे जीत दर्ज करी थी, कांग्रेस 80 पे, और जो लोकल पार्टी है जेडीएस उसने 37 सीटों पे विधानसभा में जीत दर्ज करी थी। तो ये है जानकारी इस चुनाव से संबंधित और आप इसकी जानकारी रखोगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और कर्नाटक के भी बात करें अगर मुख्यमंत्री तो बसवराज बोम्मई जो कि बीजेपी पार्टी से वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। ईपीएफओ सदस्यों के लिए लॉन्च की गई ई पासबुक का मुख्य लाभ क्या है। ईपीएफओ बोले तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके सदस्यों के लिए इसमें ई पासबुक जारी किया गया। इसका मुख्य लाभ क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा कि इसका मुख्य लाभ जो इसमें वह है कि इसके माध्यम से जो खाता विवरण जो होगा उसको चित्र में प्रतिनिधित्व मिलेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट डिटेल्स होंगे, ग्राफ के माध्यम से अकाउंट की पूरी जानकारी उन्हें मिल सकेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भविष्य निधि कर्मचारियों का जो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इस ऐप का जो इनॉग्रेशन ई पासबुक का किया गया ये किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा, हाँ, जो कि श्रम मंत्री हैं और उनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। ईपीएफओ के 63 क्षेत्रीय कार्यालयों जहां 100 या इससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं में क्रेच सुविधा का उद्घाटन किया है और क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश के कार्यालय में भवन का भी शिलान्यास किया गया इसके अंतर्गत। हाँ, तो इसकी भी जानकारी रखोगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल फिर से हमारे सामने है कि स्वच्छ उत्सव 2023 अभियान के बारे में के तहत
स्वच्छ मशाल मार्च का उद्देश्य क्या है? तो साथियों स्वच्छ मशाल मार्च जो किया गया उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य जब पूछा जा रहा है तो राइट आंसर जो ऑब्वियसली इसका उद्देश्य है कि कचरा मुक्त शहर के विचारों के बारे में जागरूकता फैलाना। और इसके विस्तार की बात करें साथियों तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो स्वच्छता मशाल मार्च। हाँ, ये भारत में जो शहरी मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। क्या है इसके बारे में विस्तृत जानकारी? तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है और पिछले 8 वर्षों में करोड़ों नागरिकों ने स्वच्छ भारत मिशन में भाग लिया है। 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाने के उपलक्ष्य में ये स्वच्छता मशाल मार्च की शुरुआत करने की घोषणा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य कि शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। और मंत्री कौन है इसके? तो हरदीप सिंह पुरी। इसकी भी जानकारी आपको रखनी है। आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में स्प्रिंग फिएस्टा कार्यक्रम का क्या महत्व है? तो साथियों स्प्रिंग फिएस्टा कार्यक्रम का महत्व क्या है इसकी जानकारी आप रखें डिटेल से। एंड इसका महत्व है कि यह संग्रहालय का उद्घाटन 69 साल बाद मनाता है। हाँ, इट सेलिब्रेट 69 ईयर्स द म्यूजियम इनोग्रेशन। इस संग्रहालय का इनोग्रेशन का 69 वर्ष पूरा हुआ है और उसके उपलक्ष्य में स्प्रिंग फिएस्टा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगे जानकारी है कि जो नई दिल्ली में नेशनल गैलरी 2023 में ये पहला स्प्रिंग फिएस्टा का आयोजन है, एवर फर्स्ट टाइम। इसकी स्थापना 1954 में हुआ था और इसने 69 वर्ष पूरा कर लिया, उसका जश्न भी मनाया गया है। और जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में वापस से स्प्रिंग फिएस्टा का आयोजन किया गया है। इसकी भी जानकारी रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय से संबंधित है? साथियों पीएम श्री प्रोजेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि देश के विद्यालयों को आधुनिक बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। जैसे देश के विद्यालयों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है अपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। विस्तृत जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीएम श्री स्कूल्स, हाँ, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जो भारत के विद्यालय हैं उन्हें मॉडर्नाइज करने के लिए साथियों इस प्रोग्राम की शुरुआत करी गई थी और इसी के अंतर्गत ये जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद आगे देखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रमुख प्रोग्राम प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग इंडिया 4 के लिए देश भर में लगभग 9000 विद्यालयों को चुना है। यानी कि भारत में 9000 ऐसे विद्यालय होंगे जिसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, उसको आधुनिक बनाया जाएगा। वहाँ पे लैब होंगे, कंप्यूटर होगा, नई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके संबंधित इक्विपमेंट्स को बहाल किया जाएगा। नेक्स्ट है हॉपी, एक समुदाय है जो हाल ही में खबरों में रहा है। पूछा जा रहा है किस देश में रहने वाला एक जातीय समूह है? तो बच्चा सभी लोग जानकारी रखिएगा कि यह अमेरिका की एक जातीय समूह है एंड डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। हॉपी समुदाय को आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। तो ये कहाँ पे रहती है भाई? तो अमेरिका में उत्तर पूर्वी एरिजोना में रहते हैं मूल रूप से। हाँ, तो इसके बारे में भी जानकारी है। और आगे जानकारी कि वाटर एंड हेरिटेज शील्ड को हाल ही में इंटरनेशनल कमेटी और मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इंटरनेशनल साइंस कमेटी के द्वारा ब्लैक मेसा ट्रस्ट नामक एक हॉपी संगठन को प्रदान किया गया था, इसलिए वापस से खबर में रहा था, चर्चा में रहा था। ओके, नेक्स्ट है कि बार्क B1201 भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM बार्क और किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो साथियों बार्क B1201 इसकी जो विकसित किया गया है, इसको डेवलप किया गया साथियों, बॉक्साइट की पहली प्रमाणित संदर्भ सामग्री ये नैल्को के द्वारा डेवलप किया गया है। हाँ, किसने डेवलप किया भाई? नैल्को ने। एंड इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हो। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के द्वारा बॉक्साइट के प्रमाणित तकनीक को विकसित किया गया। भारत में अपनी तरह का पहला और दुनिया में 5वां CRM है। CRM मतलब सर्टिफिकेट रेफरेंस मटेरियल है। हाँ, और इसके बारे में आगे जानकारी है कि बार्क के नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स ने नैल्को को यह सामग्री विकसित करने के लिए मदद किया था। और नैल्को के बारे में जब भी बात करते हैं तो आपने जानकारी होगा कि ये एल्यूमिनियम कंपनी है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। हाँ, और एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपने जानकारी रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे एंड ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा स्टूडेंट वह है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। एल्यूमिनियम कंपनी
के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट है कि, और आपको पता होगा जब हम लोग एल्यूमिनियम की बात कर रहे साथियों, तो एल्यूमिनियम की प्राप्ति जो होती है वो बॉक्साइट से ही होता है, इसलिए उससे संबंधित भी है। आगे बढ़ेंगे कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च किया है। तो साथियों जब भी आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो क्या शब्द है, वानीकरण, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण। तो ये सारे विषय जो है ये पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि इसका जो लॉन्चिंग हुआ होगा इसको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया। विस्तृत जानकारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है हमारे माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, और इनके द्वारा ग्रीन वॉल का डेवलपमेंट किया गया है। ग्रीन वॉल वही वाला अरावली माउंटेन रेंज जो है उसके दोनों साइड 5 किलोमीटर के दायरे में हरियाली को विकसित करना है। इसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हाँ, दिल्ली जैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। तो वही वाली जानकारी है जिसको हम लोगों ने पहला पढ़ा है। 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा 4 राज्यों में, यानी कि गुजरात, हमने राजस्थान जो हमने बात करी उसमें इसको डेवलप करना है। इस कार्यक्रम में उन्होंने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है, एक नेशनल प्लान तैयार किया है। तो इसकी भी जानकारी रखोगे। उसके बाद है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने वेम्बनाड और अष्टमुठी जिलों के अंधाधुंध प्रदूषण की जांच करने में विफल रहने के लिए किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको पता होगा साथियों कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हमारा है ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली एक ट्रिब्यूनल है, यानी कि एक अर्ध न्यायिक संस्था है, और उसी के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है कि किस पे ये पेनल्टी लगाया गया इतने बड़े अमाउंट पे। तो साथियों 10 करोड़ रुपए का जुर्माना जो लगाया गया है इसको इम्पोज किया गया है साथियों, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये जुर्माना इम्पोज किया गया है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये जुर्माना केरल पे इम्पोज किया गया है। हाँ, और केरल पे क्यों इम्पोज किया गया इसकी विस्तृत जानकारी को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 10 करोड़ का जुर्माना स्टूडेंट एनजीटी ने लगाया है रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने के कारण। रामसर स्थल क्या होता है भाई, तो रामसर स्थल देख रहे हो जो समुद्री तटों के किनारे विकसित क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों का सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इकोसिस्टम होता है साथियों समुद्र के किनारे के ऐसे क्षेत्रों का बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और उसका सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में नेशनल ट्रिब्यूनल ने, प्रधान पीठ ने ये वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलों के अंधाधुंध प्रदूषण की जांच करने में सफल रहने के कारण केरल सरकार पर 10 करोड़ के पेनल्टी लगा दिया है। एंड प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर जुर्माना उनके द्वारा लगाया गया। जब भी हम लोग बात करते हैं एनजीटी का, तो साथियों सभी लोग जानकारी रखना कि एनजीटी जो है एक्ट वाज अप्रूव्ड ऑन 2009 बट इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, एनजीटी की स्थापना कब हुआ है इसमें, राष्ट्रीय ग्रीन हरित प्राधिकरण का, तो 2010 में इसकी स्थापना होगी। एग्जाम में कई बार सवाल भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखोगे, अगला सवाल होगा, अभी हम लोगों ने 10 सवाल कंप्लीट किए हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और देखेंगे। अगला सवाल है कि डीजी क्लेम, सरकार ने डिजी क्लेम नाम से एक नया प्लेटफॉर्म पेश किया है। डिजी क्लेम क्या है? ये एक हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टल है, व्हीकल इंश्योरेंस पोर्टल है, सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस या फिर क्रॉप है, क्या है ये डिजी क्लेम? तो निश्चित रूप से सब बच्चे जानकारी रखेंगे कि ये क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है। हाँ, ये फसलों का बीमा कराने वाला एक पोर्टल है जिसे अभी लॉन्च किया गया है। अब मंत्रालय अगर पूछा जाए इसमें तो निस्संदेह यह होगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नरेंद्र सिंह तोमर जो मंत्री साहब उन्होंने इस बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजी क्लेम। इसके अंतर्गत बातें ये की गई कि इसमें प्रभावशालीता को प्रदर्शित करने के लिए मंत्री ने रुपए के कुल बीमा दावों के स्थानांतरित करने के लिए मंच का उपयोग किया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा सहित कई भारतीय राज्यों में बीमाकृत किसानों को एक क्लिक के साथ 1260 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो इसकी भी जानकारी रखेंगे। जो किसान फसल लगाए थे उन्होंने अगर बीमा कराया अपने फसलों का तो उन्हें ये अमाउंट जारी किए गए। वर्तमान प्रणाली में बीमाकृत किसानों के दावे के विभिन्न कारकों के कारण विलंब हो जाता है। इन किसान कल्याण को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत करी गई है। देखो बेसिकली कुल मिला के यही है कि ये डिजिटल मोड में जो किसानों को फसलों का बीमा का जो क्लेम अमाउंट मिलता है उसको डिजिटल करने का प्रयास किया गया है। और ऐसे अगर जो मैनुअली जो पहला पुराना सिस्टम था उसमें किसानों को जो बीमा मिलना चाहिए बीमा करा उसमें बहुत डिले हो जाता था।
तो उसकी दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। आगे बढ़िए, अगला सवाल है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में इंडिया सॉफ्ट के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? इंडिया सॉफ्ट का कौन सा संस्करण है साथियों जिसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया है? तो सभी लोग जानकारी रखना कि इसका 23rd संस्करण है और 23वां संस्करण है। इसमें आप देख सकते हैं कि 70 से अधिक नए उत्पादों को विकसित किया गया है और अनुसंधान करके इसको प्रस्तुत किया गया है। एंड इसमें 1500 से अधिक भारतीय प्रदर्शक इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम में 80 देशों के 650 से अधिक डेलीगेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। भारत 2047 तक 32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जीडीपी के साथ विकसित देश बन जाएगा, जो भारत और वैश्विक समुदाय के लिए एक निर्णायक क्षण होगा। विकास का यह पैमाना आईसीटी क्षेत्र में भारत द्वारा की जा रही नई प्रगति पर आधारित है। जो भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस रिसर्च इनोवेशन पे जो काम कर रहा है उस पर आधारित है ये तमाम जानकारियां। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट विल सेट अप अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। उत्तराखंड सरकार किस शहर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? तो इसकी जानकारी रखेंगे। हल्द्वानी में इसकी स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड जैसे राज्यों की बात हम लोग करते हैं इसमें, तो यहाँ पे स्टेडियम बनाना, खेल विश्वविद्यालय बनाना अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन सरकार ने इसकी घोषणा करी, इस पर सरकार ने काम करने का शुरुआत करा है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भाई कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी में इसकी स्थापना की जाएगी और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन भी होगा। साथियों, जब भी हम लोग खेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो हमें बिहार में राजगीर का नाम भी याद आता है, जहाँ पे देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया जा रहा है। वह भी जानकारी भी आप रखिएगा। भारत का पहला जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो राजगीर के अंदर बिहार में। नेक्स्ट है ऑफलाइन भुगतान सुविधा के लिए आरबीआई के पायलट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किस बैंक ने क्रंच फीस के साथ समझौते किए हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रश्न को आप लोगों ने बनाया है, बट नहीं बनाया है। क्रंच फीस के साथ समझौता किसने कर लिया भाई? आईडीएफसी फर्स्ट ने। और इससे पहले कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑफलाइन जो मॉनेटरी फैसिलिटी वो प्रोवाइड कौन करेगा? तो आईसीआईसी लोम्बार्ड प्रोवाइड करेगा, वो अलग सवाल था। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो इसमें शामिल हो गया है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑफलाइन भुगतान की सुविधा के लिए क्रंच फीस के साथ मिलकर के काम करेगा। एंड यह पहला नेटवर्क ना होने पर भी, मतलब यह पहल जो है वो नेटवर्क नहीं होने पर भी डिजिटल भुगतान तक प्रदान करेगा। स्वीडिश कंपनी है क्रंच फीस, आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोग्राम के अंतर्गत वो इसमें शामिल हो रहा है। यानी कि क्रंच फीस जो है ये जाहिर सी बात है स्वीडिश कंपनी है और अगर नेटवर्क नहीं भी है तो भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, मतलब ऑफलाइन पेमेंट भी हो जाएगा। परियोजना डिजिटल कैश प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भारत में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को ऑफलाइन खुदरा भुगतान में अनुमति देगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एचडीएफसी बैंक की पायलट पहल में भाग लेने वाला पहले कुछ बैंकों में से एक है। तो अच्छी बात है, अभी एचडीएफसी बैंक ने भी इसकी शुरुआत करी थी। एचडीएफसी बैंक भी ऐसी तकनीक लेकर के आ रहा है कि आप बिना नेटवर्क है तो भी आप पेमेंट कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। तो उसी तकनीक को अपनाने वाला एक दूसरा बैंक बन जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट है अगली जानकारी होगा कि इजिप्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है, जो ब्रिक्स बैंक जिसे कहते हैं। आपसे सवाल है कि एनडीबी की स्थापना कब हुआ था? साथियों, इस प्रश्न को हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 और इसमें इजिप्ट भी शामिल हो गया है। तो यह जानकारी हम लोग पहले देख चुके हैं। 20 फरवरी को इसमें नए सदस्य के तौर पे बना, हालांकि 22 फरवरी को मुहर लग गया। जुलाई में फोर्टलेजा में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस समझौते पर मंजूरी हुआ था। 2014 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके इंट्रा ब्रिक्स व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साथियों इस प्रकार के बैंक की स्थापना की गई थी। अब इसमें साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये सब देश मिलकर के बनाते हैं ब्रिक्स। और ब्रिक्स देशों के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा कि अभी जैसे चल रहा है कौन सा 2023, तो 2023 में जितनी भी मीटिंग होगी ब्रिक्स का सब करेगा साउथ अफ्रीका। और पिछले वर्ष कौन कर रहा था? उसमें 2022 का सारा मीटिंग का बैठक कहाँ हो रहा था? तो 2022 में चाइना में। 2021 में कहाँ पे हो रहा था सारा बैठक? तो इंडिया के अंदर। तो इसकी भी जानकारी रखोगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है। और यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में और एनडीबी के बारे में दिया 2015 में। इसमें 9 मेंबर कंट्री हैं, आप 9 देशों का नाम देख सकते हो। ओके, और प्रेसिडेंट इसके कौन है? तो दिल्मा रूसेफ जो कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। वाइस प्रेसिडेंट अनिल किशोरा हैं
जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। आगे प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये किस देश की पूर्व राष्ट्रपति? साथियों इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। और माफी चाहूंगा इस क्वेश्चन के रिपीटेशन के लिए। 2011 से लेकर के 16 के बीच वो वहां ब्राजील की राष्ट्रपति के पद पर रह चुकी हैं और वो 2 बार ब्राजील की राष्ट्रपति रह चुकी है। और उसके बाद अब एनडीबी की हेड होंगी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक की। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट होगा, राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अमेरिकी राज्य स्टेट कनेक्टिकट राज्य का नाम है, स्टेट का नाम है। वहां पे सहायक पुलिस के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो जाहिर सी बात है किसी इंडियन ओरिजिन का नियुक्ति हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें नाम है मनमीत कोलन, और ये मनमीत कोलन है 37 वर्षीय, और इनकी नियुक्ति हुई है सहायक पुलिस के पद पे। आप इन्हें स्क्रीन पे देख सकते हो, है ना। अमेरिका में कौन सा राज्य में? तो अमेरिका में कनेक्टिकट में ये होंगे। वह एशियाई मूल के विभाग की पहली सेकंड इन कमांड बनी है। 15 वर्षीय न्यू हेवन पुलिस विभाग के वयोवृद्ध कॉलन ने एक समारोह में शहर के तीसरे सहायक पुलिस के रूप में उनकी नियुक्त किया है। न्यू हेवन में पुलिस आयुक्तों के बोर्ड ने सर्वसम्मति से कर्नल को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। तो यह भी जानकारी रखिएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए प्रमुख वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज में ब्लू चिप कंपनी अंबानी जी का। तो इसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी जिसको बोलते हैं फ्रेंड CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर कौन अपॉइंट किए गए हैं? एंड सही उत्तर होगा श्रीकांत वेंकटाचारी। साथियों श्रीकांत वेंकटाचारी बिकम द न्यू CFO ऑफ रिलायंस कंपनी, और इन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उन्होंने आलोक अग्रवाल का जगह वो ग्रहण करेंगे। हाँ, और कटचारी जो है ये बेसिकली पिछले 14 वर्षों से इस कंपनी में लगातार काम कर रहे हैं। 2011 में इन्होंने ज्वाइन किया था रिलायंस को। आगे बढ़िएगा, विशेष साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विशेष साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों सही उत्तर होगा शेख मुजीबुर रहमान। हाँ, शेख मुजीबुर रहमान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कौन है भाई? तो इनको बांग्लादेश का फादर कहा जाता है, और जो वर्तमान वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, हेड ऑफ द नेशन महबूबा वो वहाँ उनके पिता हैं। तो इनको आप देख सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स ऑफ लिटरेचर ने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को एक विशेष साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार उनकी द अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज, द न्यू चाइना 1952 में के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी त्रयी के लिए उत्कृष्ट के लिए प्रदान किया गया है। तो इसकी जानकारी आप लगेगी। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अगली जानकारी हमारे सामने फिर से होगा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में ISSF पिस्टल विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल की स्पर्धा में किसने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड कि मनु भाकर ने इसमें कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। मनु भाकर कौन है? तो भारतीय निशानेबाज, ओलंपियन निशानेबाज है मनु भाकर, जिन्होंने भोपाल में इस स्पर्धा में जीत दर्ज करी है। असम भोपाल में जो विश्व कप का आयोजन हुआ, इसमें चाइना ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत जीता है और 2 कांस्य जीता है। इसके साथ वो 10 पदक जीता है और पहले स्थान पर बरकरार है। तो इसकी भी जानकारी रखेंगे। भारत जो है इस मुकाबले में फ्रेंड, भारत ने इसमें 1 स्वर्ण जीता है, 1 रजत के साथ भारत दूसरे स्थान पे है, और 4 कांस्य भी पदक इंडिया ने जीता है। सर्वजोत सिंह ने 10 मीटर में पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सर्वजोत सिंह के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके थे। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख पाए। देन हम लोग आप बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स की। साथियों बिहार करंट अफेयर्स के कुछ बेसिक न्यूज़ अगर देखें तो बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा पटना से हटिया के लिए, और PM करेंगे शुरुआत। हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस 6:45 बजे खुलेगी यहाँ से पटना से, और 13:45 बजे हटिया पहुँचेगी। वहीं तो हटिया से दोपहर में 14 बज के यानी कि दोपहर में 2:30 में खुलेगी, रात में 9:15 में यहाँ पे पहुँचा देगी। 160 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से ट्रेन वहाँ चलने वाली है। तो एक बहुत ही अच्छी जानकारी है कहीं ना कहीं। लगभग 7 घंटे का समय लगेगा पटना से हटिया पहुँचने में। और बेसिकली ये जो ट्रेन स्टार्ट हो रहा है, आप देखोगे जो जनशताब्दी चलता था ना पटना से हटिया के लिए, तो उस जनशताब्दी को ही रिप्लेस किया जाएगा। ऐसे वो जनशताब्दी सुबह में 6 बजे का टाइमिंग है उसका, 6 AM।
तो उसी के स्थान पे इसकी शुरुआत होगी। और सप्ताह में स्टूडेंट ये 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट 50,000 आबादी पर होगा शहरी PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होगा स्टूडेंट 50,000 की आबादी पे होगा। इन ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा शहर के लोगों में दोगुना पाई जाती है गंभीर बीमारियां, तो इसकी जानकारी है। और ANM आशा महिला आरोग्य समितियों का गठन भी किया जाएगा, तो ये जानकारी भी दी गई, इसे भी आप यहाँ से पढ़ लेंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। मुझे आशा है कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। और अब हम लोग बात करते हैं अकेडमी पे आप सभी बच्चों के लिए जो अभी कोर्सेज और ऑफर्स जो चलाए गए हैं उसके बारे में। सभी स्टूडेंट नोट कर लेना, अनअकैडमी आप सबके लिए भी एक बहुत शानदार ऑफर लेकर आई है, जहाँ पे आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 40% का डिस्काउंट पाते हो। और ये डिस्काउंट ऑफर इतना फिजिबल और इतना अफोर्डेबल है कि आप कहोगे वाह। और 40% का छूट है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। कोड है SKC10, रेफरल कोड इस SKC10 लगाइएगा। पूरे 1 साल का कोर्स केवल 6,374 रुपये में, और पूरे 2 साल का कोर्स 24 महीने का 8,287 रुपये में। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि कोर्स होगा एक ही, और इसी कोर्स में आप PT की भी तैयारी कर सकते हैं, मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं, इंटरव्यू का गाइडेंस भी प्राप्त कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शनल पेपर है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मिलता है आपको अनअकैडमी पे। स्टोर पे कई सारे कोर्सेज आगे उसका भी एक्सेस होगा। तो साथियों जल्दी जल्दी से आप सभी बच्चे इसे एक्सेस करिएगा। 31 मार्च यानी कि कल तक इसका लास्ट डेट है ऑफर का। और बैचेज की बात करें स्टूडेंट, तो कर्तव्य नामक बैच जो ये स्टार्ट हो चुका है, और इसमें 2,000 रुपये में कोर्स परचेज कर सकते हो आप 6 महीने के लिए। 2 बजे इसकी क्लास की टाइमिंग है। मार्च 30 से बैच स्टार्ट होना है, यानी कि इस बैच की शुरुआत आज से हो रही है। अनअकैडमी की पूरी टीम यहाँ पे आपको ज्वाइन करेगी। मैं SK चौधरी आपको इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स की क्लास कराऊंगा। अचीवर्स 2.0 आपकी जितनी शिकायतें हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, तो उनके लिए भी एक कंप्लीट अप्रोच आ गया है। इंग्लिश मीडियम में हमारे पास नया बैच है जो कि BPSC प्रीलिम्स के लिए है। इसमें ये 2249 रुपये में ले सकते हैं। 29 मार्च से इसकी शुरुआत हुई है। और अनअकैडमी पे पूरी की पूरी एक टीम है जो आपको यहाँ पे ज्वाइन करेगी अलग अलग विषयों के लिए। एंड एकलव्य बैच स्टूडेंट 17वीं BPSC के लिए, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। NCERT का बैच 999 रुपये में अवेलेबल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के लिए सारे क्लासेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। मैम का क्लास है आकृति मैम का, आप इन्हें साइंस टेक के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। मैं 799 रुपये। तो इस तरह के ढेर सारे कोर्सेज हैं। हाँ, आप सभी बच्चे इसे एक बार चेक कर लेना। 199 ऑफर प्राइस पे भी 135 प्लस घंटे की क्लास आ रही है करण सर की, जिसमें आपको पूरा का पूरा पॉलिटी कंप्लीट कराया जाएगा। ऐसे राइटिंग की क्लास मैम का, इसे भी आप देख सकते हो, श्वेता मैम का एंड ऑल। और सुबह में करंट अफेयर्स की 7 बजे की क्लास जो है वो लगातार जारी रहेगा। आपको अप्रैल में कुछ नए क्लासेज भी दिखेंगे करंट अफेयर्स का। हाँ, तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। माफ़ी चाहूँगा चूँकि मैं थोड़ा बाहर हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, और इसलिए मैं क्लास को नहीं कर पाया अपने स्टूडियो से। हाँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हमारा ये रिदम, हमारा ये कंटिन्यूटी खराब ना हो। हाँ, इसलिए मैंने आपके लिए सेशन अपलोड कर दे रहा हूँ, मैं प्रीमियर कर रहा हूँ। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।